Rahim. Today's topic of discussion is गायनाकोलॉजी पास्ट एमसीक्यूज कीज स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल किस एज पे देखने को मिलती है? आंसर इज 20 वीक्स जेस्टेशन के ऊपर। 20 वीक्स जेस्टेशन के ऊपर 6 to 7 मिलियन देखने को मिलती है। एट द टाइम ऑफ बर्थ 1 से लेकर 2 मिलियन होती है और मिनार्की के टाइम पे 3 से लेकर 4 लाख होती है। मीनोपॉज के टाइम पे कोई भी फॉलिकल नहीं होता। ओके, अब जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है इसमें एक वो साइट होता है जो कि प्रो फेज 1 के अंदर अरेस्टेड होता है। इसके अलावा ग्रेनुलोजर सेल की लेयर होती है सराउंडेड बाय थीका सेल, क्लियर, और ये प्रो फेज 1 के अंदर अरेस्टेड होता है, तो ये आपको नोट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। मेन स्पोर्ट ऑफ यूट्रस इज, ओके, दो मेन स्पोर्ट का आपने रट्टा मारना है। एक है कार्डिनल लिगामेंट जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, और दूसरा आ जाता है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट होता है। ये यूट्रस की इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स होती है, क्लियर। अगर दोनों ऑप्शन के अंदर हो तो आपने किसको लगाना है? ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट जिसको कार्डिनल लिगामेंट कहते हैं। मेन लिगामेंट यही होता है। इसके अलावा और कौन कौन से लिगामेंट होते हैं यूट्रस के? एक होता है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी जिसको इन्फेंटिबुलो पैल्विक लिगामेंट होता है। ये वो लिगामेंट होता है जो ओवरी को जोड़ता होता है, लाइक हम कह सकते हैं कि लैटरल पैल्विक वाल के साथ। ओके, ठीक हो गया। यानी जो ओवरी लैटरल पैल्विक वाल से जुड़ी हुई होती है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी के साथ, जिसको बोलते हैं इन्फेंटिबुलो पैल्विक लिगामेंट है। इसके अलावा ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट भी होता है। ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट को कार्डिनल लिगामेंट भी कहते हैं। मेन यूट्रस की सपोर्ट यही होता है। ओके, और इसमें यूट्राइन वेसल्स आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा राउंड लिगामेंट होता है। ये वो लिगामेंट होता है जो कि यूट्रस की एंटीवर्टेड पोजीशन को मेंटेन करता होता है, लेकिन इसमें कोई मेजर स्ट्रक्चर नहीं होता और ये इंक्वाइनल किनार की तरफ जाता होता है। इसके बाद है ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है, लैटरल बॉर्डर ऑफ यूट्रस में देखने को मिलता है। वन सेकेंड, ये भी यूट्रस को सपोर्ट नहीं करता। यूट्रस को सिर्फ दो ही लिगामेंट सपोर्ट करते हैं, एक है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट जिसको कार्डिनल लिगामेंट कहते हैं, दूसरा यूट्रोसैक्रल लिगामेंट होता है, क्लियर। जो ब्रॉड लिगामेंट होता है ये ट्रू लिगामेंट नहीं होता, ना ही ये यूट्रस को सपोर्ट करता है। इसके अंदर राउंड लिगामेंट होता है और ओवेरियन वेसल्स और नर्व आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर। और इसकी दो ही मॉडिफिकेशन होती है, मीजो ओवेरियम, मीजो साल्पिंग्स। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यूट्रस डेवलप फ्रॉम, ओके, तो यूट्रस डेवलप फ्रॉम, यूट्रस कहाँ से बनती है? पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से बनती है, जिसको हम वुल्फियन डक्ट भी कहते होते हैं। अब फीमेल, आपने ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एम्ब्रियोलॉजी को अच्छे से करना है। फॉर एग्जाम्पल जो ओवरी ओवरी होता है ये जेनिटल रिजिस में से आता होता है, जो कि इंटरमीडिएट मेसोडर्म के अंदर देखने को मिलता है। जो जेनिटल रिजिस होती है ये तकरीबन 4th वीक पे आके अपेयर हो जाती है। सेक्सुअली इंडिफरेंट होती है अंटिल 7th वीक है। बाई पोटेंशियल होती है। ओवरी में कब डिवाइड होगा? जब SRY जीन नहीं होगा और ओवरी डिटर्मिनिंग जीन्स होगा, क्लियर, ठीक हो गया। अब फीमेल के अंदर रट्टा मार लेना, जो ओवरी होता है वो जेनिटल रिजिस से बनता होता है, क्लियर। जो फैलोपियन ट्यूब होता है ये अपर अनफ्यूज पोर्शन ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जिसको मुलियन डक्ट कहते हैं। यानी जो मुलियन डक्ट होती है उसके दो पार्ट होते हैं, अपर अनफ्यूज पोर्शन और लोअर फ्यूज पोर्शन। जो अपर अनफ्यूज पोर्शन है इसने फैलोपियन ट्यूब बनाना है, लोअर फ्यूज पोर्शन को बोलते हैं मुलेरियन टुबरकल। मुलेरियन टुबरकल ने यूट्रस, अपर 2/3 ऑफ वजाइना और इसके अलावा और क्या बनाना होता है? सर्विस बनाना होता है, क्लियर। लोअर 1/3 ऑफ वजाइना साइनो वजाइनल बल्ब से आता है, वेस्टिब्यूल और हाइमन साइनो सॉरी जो लोअर 1/3 ऑफ वजाइना होता है ये साइनो वजाइनल बल्ब से आता है, जो कि असल में यूरोजेनिटल साइनस की एक्सटेंशन होती है। और हाइमन और वेस्टिब्यूल ये दोनों कहाँ से आते होती है? यूरोजेनिटल साइनस से आती होती है, क्लियर। इसके अलावा जो क्लाइटोरिस होता है जेनिटल टुबरकल से आता है, क्लियर। लेबिया मनूरा जेनिटल फोल्ड से आता है, लेबिया मजूरा लेबियो स्क्रोटल स्वेलिंग से आता है। सारे आपने देख लेने हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पर या 5th मंथ पे देखने को मिलती है। ओके, एट द टाइम ऑफ बर्थ 1 से लेकर 2 मिलियन होते हैं, मिनार्की पे 3 से लेकर 4 लाख होते हैं, मीनोपॉज पर ऑलमोस्ट 0 होते हैं। ओके, इसके बाद है मेन सपोर्ट ऑफ यूट्रस। जो मेन सपोर्ट ऑफ यूट्रस होता है वो आपने रट्टा मार लेना, कार्डिनल लिगामेंट या ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट है। इसके अलावा यूट्रोसैक्रल लिगामेंट होता है। ये कौन सी लेवल सपोर्ट बनाते हैं? ये लेवल जब आपने वजाइना की स्पोर्ट्स पढ़नी है यूवी प्रोलैप्स वाले टॉपिक में, तो वहाँ पे आपके डिफरेंट स्पोर्ट्स आती है। जो कार्डिनल और यूट्रोसैक्युलर ये लेवल 1 सपोर्ट बनाते हैं, और अगर लेवल 1 सपोर्ट में मसला आ जाए तो उसकी वजह से यूवी प्रोलैप्स हो जाएगा। लेवल 2 सपोर्ट पैरावजाइनल फेशिया की वजह से होती है। लेवल 3 सपोर्ट होती है पेरिनियल बॉडी ओलिवेटर एंड आई मसल की वजह से, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ सेकंड डिग्री यूवी प्रोलैप्स होता है। जो सेकंड डिग्री यूवी प्रोलैप्स का मतलब है जो प्रोलैप्स होता है वो कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है? हाइमन तक एक्सटेंड करता होता है। अब यूवी प्रोलैप्स के क्या रिस्ट्रक्टर होते हैं? यूवी प्रोलैप्स के रिस्ट्रक्टर होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है SVD वजाइना डिलीवरी की वजह से हो सकता है, ग्रैंड मल्टीपैरिटी में आपको देखने को मिल सकता है, रिपीटेड वजाइना डिलीवरी की वजह से। ओके, इसके अलावा जितना एज ज़्यादा होगा मीनोपॉज होगा और इसकी वजह से आपको ये चांसेस देखने को मिल सकते होते हैं, क्लियर। इसके अलावा अगर कोई आइट्रोजेनिक इंजरी है, वजाइनल हिस्टेक्टमी है या बर्श कोल्पो सस्पेंशन है, उसकी वजह से भी यूवी प्रोलैप्स हो सकता है। या क्रोनिक फैक्टर है काफिंग, कॉन्स्टिपेशन, हैवी वेट लिफ्टिंग, पेल्विक मास, उसकी वजह से भी यूवी प्रोलैप्स हो सकता है। मैं तो पता नहीं कहाँ चला गया हूँ यूवी प्रोलैप्स में, लेकिन चलो देख लेते हैं। यूवी प्रोलैप्स की जो ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1 में हाइमन तक नहीं पहुंचता, ग्रेड 2 में हाइमन तक पहुंच जाता है, ग्रेड 3 में हाइमन से बाहर निकल आता होता है प्रोलैप्स, क्लियर,
ठीक हो गया। और इसका जो डायग्नोस होता है क्लिनिकल होता है, ट्रीटमेंट के अंदर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के अंदर वेट की रिडक्शन करनी होती है, ट्रोमेटिक डिलीवरी को अवॉइड करना होता है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज होती है, क्रोनिक कफ और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना होता है। इसके अलावा पिजरी इस्तेमाल कर सकते होते हैं, रिंग पिजरी और शेल्फ पिजरी। जो रिंग पिजरी होती है उस वक्त इस्तेमाल करनी होती है जब पेरिनियल बॉडी इंटैक्ट होती है और सेक्शुअल इंटरकोर्स पॉसिबल होता है। शेल्फ वाली आपने उस वक्त इस्तेमाल करनी है जब पेरिनियल बॉडी इंटैक्ट नहीं होती, उसमें सेक्शुअल इंटरकोर्स पॉसिबल नहीं होता। पिजरी इसका इस्तेमाल करते हैं जब पेशेंट के विश है, थेरापेटिक विश है, मेडिकली अनफिट है, सर्जरी के लिए वेट कर रहा है, ड्यूरिंग आफ्टर प्रेगनेंसी है या चाइल्ड बेयरिंग अभी कंप्लीट ही नहीं हुई। इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर अगर इंटीरियर रिपेयर करना है, इंटीरियर कॉल्पोरेफी, पोस्टीरियर रिपेयर करना है, पोस्टीरियर कॉल्पोरेफी, यूवी प्रोलैप्स को ठीक करना है, हिस्टेरेक्टमी अगर फैमिली कंप्लीट हो गई है, अगर फैमिली कंप्लीट ही नहीं हुई तो मानचेस्टर रिपेयर या सैक्रो हिस्टीरोपैक्सी वगैरह करते हैं। और अगर वॉल्ट का प्रोलैप्स है तो सैक्रो कॉल्पोपैक्सी और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट की फिक्सेशन करते हैं। इसके बाद फैलोपियन ट्यूब कॉन्सिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। ओके, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? चार पार्ट होते हैं। नंबर 1 रट्टा मारना इंटरस्टिशियम होता है, नंबर 2 इस्थेमस होता है, नंबर 3 एम्पोला होता है, नंबर 4 इन्फंडिबुलम होता है। क्लियर? तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? अल्फा ऑप्शन होगा, जिसमें चार पार्ट्स होते हैं। इंटरस्टिशियम यूट्रस की वाल के अंदर होता है जिसको इंट्राम्यूरल पार्ट कहते हैं। इस्थेमस सबसे नर्वस पोर्शन होता है, एम्पोला सबसे वाइडेस्ट होता है, सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। फर्टिलाइजेशन इसी पार्ट में होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी इसी पार्ट में आपको देखने को मिलती है। जो इन्फंडिबुलम होता है इसको फिम्ब्रियाई वगैरह भी कहते होते हैं क्योंकि ये वो साइड को पिकअप वगैरह करता होता है। क्लियर? ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक लिगामेंट मैंने बताया था, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी। अगर ओवरी उसके अराउंड क्या कर जाती होती है, रोटेट हो जाती है इन्फंटिबुलो पेल्विक लिगामेंट के अराउंड, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ओवेरियन टॉर्शन। ओवेरियन टॉर्शन की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, आपको एक्यूट पेल्विक पेन देखने को मिलता है। और जो ओवेरियन टॉर्शन होता है ना 15% एसोसिएटेड होता है डर्माइड सिस्ट के साथ। क्लियर? तो ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ओवेरियन आर्टरी कहाँ से निकलती है? ओवेरियन आर्टरी एब्डोमिनल एओर्टा से निकलती है, जस्ट बिलो द रीनल आर्टरी। जबकि ओवेरियन वेन कहाँ जाती है? राइट साइड की जाती है, इंफीरियर वेना कैवा में लेफ्ट साइड की जाती होती है, लेफ्ट रीनल वेन के अंदर। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। उसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है पैरायोटिक लिम्फ नोड में जाता होता है। क्लियर? इसके बाद है इंडक्शन ऑफ मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, इंडक्शन ऑफ मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बड़ा ही फजूल सवाल लिखा हुआ है। ओके, अच्छा, जो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया ये होते किस वजह से है? यानी जो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया ये DHT की वजह से होते हैं, डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। यानी मेल्स के अंदर कैसे डेवलपमेंट होती है? फीमेल का तुमने पढ़ लिया, मेल्स में क्या होता है? SRY जीन होता है। SRY जीन की वजह से जो इनडिफरेंट गोनेट होता है 7th वीक पे आके टेस्टिस में डिवाइड हो जाता है, टेस्टिस में डिफरेंशिएट हो जाता है। टेस्टिस में दो तरह के सेल होते हैं, सर्टोली सेल, लेडिक सेल। सर्टोली सेल AMH प्रोड्यूस करेंगे, एंटी मुलेरियन हार्मोन। वो क्या करेगा? मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट कर देगा। जो लेडिक सेल होते हैं टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेंगे, टेस्टोस्टेरोन वुल्फियन डक्ट को स्टिमुलेट कर देगा। चार स्ट्रक्चर के अंदर मिमोनिक एसिड, सेमिनल वेसिकल, एपिडिडिमस, इफ्रन डक्ट और डक्टस डेफरेंस आ जाएगा। इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन है एक एंजाइम के जरिए 5 अल्फा रेडक्टेज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के अंदर, जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया की विरिलाइजेशन करा देगा। ओके, अब विरिलाइजेशन से क्या होगा? पीनस बनेगा। पीनस जेनिटल टुबरकल से बनता है और जो स्क्रोटम होता है लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग होती है। यही जेनिटल टुबरकल फीमेल में क्लाइटोरिस बनाता है और यही लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग फीमेल में लेबिया मजूरा बनाता है, जबकि लेबिया मजूरा जेनिटल फोल्ड से बनता होता है। इसके बाद है जो पैरामीसोनेफ्री डक्ट है उसको बोलते हैं मुलेरियन डक्ट। इसके दो पोर्शन होते हैं, फ्यूज्ड और अनफ्यूज्ड। जो फ्यूज्ड पोर्शन होता है वो लोअर पोर्शन है, अनफ्यूज्ड अपर पोर्शन होता है। जो अनफ्यूज्ड होता है उसने फैलोपियन ट्यूब बनानी है। ओके, जो इसका लोअर मोस्ट पोर्शन होता है जो कि फ्यूज्ड पोर्शन होता है उसको मुलेरियन टुबरकल कहते होते हैं। क्लियर? और जो मुलेरियन टुबरकल से चार चीजें बनती हैं, वो कौन सी चार चीज़ें होती है? ऑलरेडी तीन चीज़ें होती है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यूट्रस, सर्विक्स, अपर 2/3 ऑफ वजाइना। नेक्स्ट है रूडिमेंट्री यूट्रस। ओके, अगर यूट्रस रूडिमेंट्री है या नहीं है, अपर 2/3 ऑफ वजाइना भी नहीं है, ब्लाइंड एंडेड है, अर्ली एडोलेसेंट फीमेल है, प्राइमरी एमेनोरिया है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल है। ये सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं मुलेरियन एजेनेसिस के अंदर। मुलेरियन एजेनेसिस को बोलते हैं मेयर रॉकीटन्स्की कस्टर होसा सिंड्रोम। मेयर रॉकीटन्स्की कस्टर होसा सिंड्रोम होता है। अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना तो उसमें आपको यूट्रस नहीं मिलता। क्लियर? अपर 2/3 ऑफ वजाइना वगैरह भी आपको देखने को नहीं मिलता होता। मेयर रॉकीटन्स्की कस्टर होसा सिंड्रोम है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है और आपने आर्टिफिशियल वजाइना क्रिएट करना होता है फॉर इंटरकोर्स, लाइक वजाइनोप्लास्टी या वजाइनल डायलेटेशन कर सकते होते हैं। और दूसरे केस में ना इससे जो मिलता जुलता कंडीशन है जिसमें भी एडोलेसेंट फीमेल होती है, प्राइमरी एमेनोरिया होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल होती है। प्राइमरी एमेनोरिया का मतलब है फेलियर टू स्टार्ट मेंसेस बाय द एज ऑफ 16 ईयर्स होती है, या अगर कोई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो आपने 14 ईयर्स भी लेबल करना होता है। क्लियर? अब अगर कहने का मतलब है प्राइमरी एमेनोरिया है लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल है, कैसे पता लगेगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल है? आपने टैनर स्टेजिंग को देखना होता है। क्लियर? टैनर स्टेजिंग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 5 वाले को बोलते हैं वेल डेवलप्ड। ओके, वेल डेवलप ब्रेस्ट है, वेल डेवलप प्यूबिक हेयर होती है जो कि इनर थाई को भी कवर करते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। तो जो दूसरा केस है ना, दूसरे केस में क्या होगा? सेम फाइंडिंग्स है, बस आपको कुछ इजाफी चीज मिलेगी। फॉर एग्जांपल पेल्विक मास मिलेगा। नंबर 2 हर महीने साइक्लिकल लोअर एब्डोमिनल पेन होगा। नंबर 3 ब्लूइश बल्जिंग मेम्ब्रेन होगी हाइमन की। नंबर 4 पेल्विक मास वगैरह हो गया। इसके अलावा
हिमेटोकोल्पोस हिमेटोमीटरा मिलेगा। क्लियर, ये आपको फाइंडिंग्स देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं मुलेरियन एजेनेसिस या इम्परफोरेट हाइमन होता है। इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? इसका ट्रीटमेंट के अंदर क्रूशिएट इंसिजन देना होता है और आपने ड्रेनेज करनी है ब्लड की। क्लियर, और फिर इसका फॉलोअप कैसे होता है? 1 से लेकर 2 हफ्ते के बाद आपने क्या करना है? इंस्पेक्शन करनी होती है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को देखने के लिए, और 3 से लेकर 6 महीने तक आपने COCP देना है टू रेगुलेट मेंस्ट्रुअल फ्लो। ओके, इसके बाद है साइज ऑफ फीमेल यूरिथ्रा। जो फीमेल यूरिथ्रा का जो साइज होता है वो 3.5 सेंटीमीटर का होता है। ओके, ठीक हो गया। और फीमेल यूरिथ्रा शॉर्ट होता है जिसकी वजह से इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस, यूटीआई होने के चांसेस रिलेटिवली फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलते होते हैं। क्लियर, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ये तो ऑलमोस्ट हो जाएगा हमारा पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ सर्विक्स है। जो सर्विक्स की लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, ओके, अब लैटरली जो होती है ना, लैटरली जो होता है उसका निमोनिक है लियो, LEO, लियो। L से हो जाएगा लैटरली, E से आपका हो जाएगा एक्सटर्नल इलियक आ जाएगा, और O से ऑब्चुलेटर आ जाएगा। यानी जो लैटरली होता है एक्सटर्नल इलियक, इंटरनल इलियक और ऑब्चुलेटर लिम्फ नोड आ जाता है। ये सर्विक्स की लिम्फेटिक ड्रेनेज आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर, लिम्फेटिक ड्रेनेज आपने ना पूरे आपने इसके अच्छे से याद करनी होती है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती होती है। क्लियर, ठीक हो गया। लाइक मैं अगर आपको सुपरफिशियल बता दूं, जो वुल्वा और पेरिनियम है, पेरिनियम का वो वाला पार्ट जो कि लेबियो क्रूरल स्किन फोल्ड से मीडियल होता है, ये ओके, इनमें ड्रेनेज होती है सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड पे। ओके, यानी जो वुल्वा वाला पार्ट है ना, इसका जो लिम्फ जाता होता है सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड पे। लोअर 1/3 वजाइना इसका भी जाता होता है सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड पे। लेकिन जो आपका वो वाला होता है अपर 2/3 वजाइना, ये जाता होता है लिम्फेटिक वेसल ऑफ सर्विक्स का। और सर्विक्स कहाँ पे जाता होता है? सर्विक्स की जो लिम्फेटिक्स होती है लैटरली जाती होती है इंटरनल इलियक, ऑब्चुलेटर, एक्सटर्नल इलियक वाले पर। इसके अलावा कॉमन इलियक और लोअर पैरायोटिक को भी इन्वॉल्व कर सकता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। अगर बॉडी ऑफ यूट्रस के बारे में बात करें तो इसकी भी लिम्फेटिक्स एंड सर्विक्स को ज्वाइन कर लेती है। ओवरी और फैलोपियन ट्यूब, इनके जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है पैरायोटिक लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर देती है। क्लियर, जबकि लेफ्ट साइड पे ना एक लेफ्ट रीनल पैडिकल है, जबकि राइट साइड पे क्या होता है? एक सिंपल वन नोड होता है। क्लियर, जिसकी वजह से वो थोरेसिक डक्ट में चला जाता होता है। ठीक हो गया। बस ये नोट कर लेना। ओके, बस एक बात याद कर लेना कि जो लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड पर जो पैरायोटिक लिम्फ नोड्स होते हैं, क्लियर, सही हो गया, वो लेफ्ट रीनल पार्टिकल पे होती है। लेकिन जो राइट साइड पे होती है ना, वो आपको थोरेसिक डक्ट से एसोसिएटेड होते हैं। जो ब्लैडर और अपर यूरिथ्रा इसकी इलियक लिम्फ नोड पे जाती है, जबकि लोअर पार्ट ऑफ यूरिथ्रा इसकी जाती होती है सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड में। जो लोअर एनल कैनाल होती है उसको सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड पे जाती होती है, और जो अपर वाली होती है वो इलियक लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करती होती है। सारे लिम्फेटिक ड्रेनेज एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट आती है SRY जीन। SRY जीन मेल क्रोमोसोम पे पड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम पे पड़ा होता है। ये क्या प्रोड्यूस करता होता है? सेक्स डिटर्मिनिंग जीन्स प्रोड्यूस करता होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? टेस्टिस में डेवलप हो जाता है। क्लियर, इसके बाद है एब्सेंट यूट्रस है। यूट्रस एब्सेंट है तो मेयर ओकिटन्स्की कस्टर होसा सिंड्रोम होगा, मुलेरियन एजेनेसिस होती है। ओवेरियन आर्टरी एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच होती है जस्ट बिलो द रीनल आर्टरी। इम्परफोरेट हाइमन है विद ब्लूइश मेम्ब्रेन है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है लेकिन बाहर निकल नहीं रही, क्रिप्टोमिनोरिया, तो ये आपको मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिलता है। इम्परफोरेट हाइमन है। विच पार्ट ऑफ यूट्रस बिकम द लोअर पोर्शन ऑफ ग्रेविड यूट्रस? तो ग्रेविड यूट्रस का लोअर पोर्शन सर्विक्स बन जाता होता है। क्लियर, सर्विक्स क्या बन जाता है? ग्रेविड यूट्रस का लोअर मोस्ट पोर्शन बन जाता होता है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। अच्छा, और सर्विस के बारे में एक और बात याद रख लेना, जो सर्विस होता है 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। सर्विस के लैटरली कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसको बोलते हैं पैरामीट्रियम होता है। क्लियर, ठीक हो गया। और जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सर्विस होता है उसको कवर करने वाली पेरिटोनियम होती है, पाउच ऑफ डगलस होता है। ठीक है, अब सर्विस के अपर पार्ट होते हैं, लोअर पार्ट होता है। अपर पार्ट में इनवॉलंटरी मसल होती है, लोअर पार्ट में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्लियर, और सर्विस के ऐसे भी हम सर्विस को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एंडो सर्विस और एक्टो सर्विस है। जो एंडो सर्विस होता है इसकी एपिथेलियम कौन सी होती है? कलमनर एपिथेलियम होती है। जो एक्टो सर्विस की एपिथेलियम होती है, ओके, कहने का मतलब है वो क्या होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आ जाती होती है, और इनका जंक्शन होता है उसको बोलते हैं स्क्वेमो कलमनर जंक्शन होता है। क्लियर, कौन सा जंक्शन होता है? स्क्वेमो कलमनर जंक्शन होता है। और स्क्वेमो कलमनर जंक्शन पे स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ट्रांसफॉर्मेशन जोन की क्या सिग्निफिकेंस है? इस जगह पे सर्वाइकल इंट्रापिथेलियल न्यूप्लेजिया आपको देखने को मिल सकता होता है। इसके अलावा इस जगह पे आपको कैंसर वगैरह भी आपको देखने को मिल सकता होता है। नेक्स्ट आगे चलती होती है ब्लड सप्लाई ऑफ अपर वजाइना। ओके, अपर वजाइना की क्या ब्लड सप्लाई होती है? अपर वजाइना की और लोअर वजाइना की क्या ब्लड सप्लाई है? क्लियर, ठीक हो गया। तो लाइक वजाइना की जो ब्लड सप्लाई है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सर्वाइको वजाइनल ब्रांचेस ऑफ यूट्राइन आर्टरी है। सर्वाइको वजाइनल ब्रांचेस ऑफ यूट्राइन आर्टरी है। मुझे वैसे बुक से भी कंफर्म करना पड़ेगा कि इसकी ब्लड सप्लाई यही है। ओके, अच्छा, सही है। ओके, अपर 2/3 पर आपके सर्वाइको वजाइनल वगैरह पार्ट है। ओके, और जो लोअर वाली होती है वो क्या फेमरल आर्टरी से ले लेती है। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। ओके, वैसे जो मेन आर्टरी है ना वजाइना को जो सप्लाई करती होती है वो वजाइनल आर्टरी होती है। इसके अलावा इंफीरियर वेजाइकल आर्टरी और क्लाइटोरल ब्रांच ऑफ डेंटल आर्टरी ये लोअर पार्ट को सप्लाई कर सकती होती है। और जो वजाइना की जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है अपर 2/3 में इलियक लिम्फ नोड पर जाती होती है, और जो लोअर 1/3 है इसका सुपरफिशियल
इंग्वानल लिम्फ नोड है, सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड के पास जाती होती है। अगर हम वजाना की सपोर्ट्स के बारे में बात करें, वजाना की जो अपर वन थर्ड में जो सपोर्ट होती है, जो लेवल 1 सपोर्ट होती है, वो आपकी होती है कार्डिनल लिगामेंट और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है। जो मिडल वन थर्ड में होती है वो एंडोपाल्विक फेशिया से होती है। लोअर वन थर्ड में लिवेटर एंड आई और पेरिनल बॉडी हो जाएगा। और वजाना में क्या चेंजेस देखने को मिलती हैं? एट द टाइम ऑफ बर्थ एपिथेलियम वेल डेवलप होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेटरनल एस्ट्रोजन। आफ्टर कपल्स ऑफ मंथ एपिथेलियम की एट्रोफी होती है, पीएच 7 तक चली जाती है। प्यूबर्टी पे एपिथेलियम वेल डेवलप होगी, पीएच 1 सेकंड डिक्रीज होगी। मेनोपॉज पे क्या होगा? एपिथेलियम श्रिंक हो जाएगी, दोबारा 1 सेकंड पीएच बढ़ जाएगी। क्लियर? ठीक हो गया। और कौन सा बैक्टीरिया पीएच को कम करता होता है? दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड डोडालिन बैसिलस। ओके, ये एनारोबिक ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप होता है, नॉर्मल वजाइना का पार्ट होता है, ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में तोड़ देता है, जिसकी वजह से पीएच 4.5 होती है। इस एसिडिक पीएच की वजह से पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाती। और एक और बात रट्टा मार लेना, वजाइना के अंदर जो एपिथेलियम होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, इसकी पोस्टीरियर वॉल ज़्यादा लंबी होती है। क्लियर? ठीक हो गया। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और जो विजाइनल वॉल्ट होता है, इसको 4 फॉर्निक्स में डिवाइड करना होता है। पोस्टीरियर, एंटीरियर, 2 लैटरल फॉर्निक्स होते हैं। और विजाइना के अंदर कोई ग्लैंड्स वगैरह नहीं होते। इसकी जो ये जो मॉइस्ट होती है, कैसे मॉइस्ट हो सकती है? यूट्राइन या सर्वाइकल ग्लैंड की सिक्रेशन की वजह से हो सकती है। क्लियर? और इसमें बैक्टीरिया कौन सी होती है? डोडालिन बैसिलस होता है। फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ ओनली अपर पार्ट ऑफ मुलेरियन डक्ट, अगर सिर्फ अपर पार्ट ऑफ मुलेरियन डक्ट फ्यूज नहीं कर पाई तो उसकी वजह से क्या होगा? लाइक बाइकॉर्नेट यूट्रस हो जाएगा। अगर पूरी की पूरी मुलेरियन डक्ट फ्यूज नहीं कर पाई तो उसको बोलते होते हैं यूट्रस डायडल्फीज है। क्लियर? यूट्रस डायडल्फीज वगैरह कहते होते हैं। अगर जो दो डक्ट के दरमियान जो वाल्स है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाई, फेलियर ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ वाल्स बिटवीन द 2 डक्ट, तो उसकी वजह से सेप्टेट यूट्रस हो जाएगा। और अगर फंडस ही नहीं बना तो उसको बोलते हैं आर्क्वेट यूट्रस। क्लियर? ठीक हो गया, आर्क्वेट यूट्रस हो जाएगा। इसी अलावा जो है ना मुलेरियन स्ट्रक्चरल एनॉमलीज, इनको क्लासीफाई करने के लिए क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है U0, U1, U2, U3, U4, U5। ओके, U0 नॉर्मल यूट्रस, U1 डिसमॉर्फिक शेप खराब हो गया, U2 सेप्टेट यूट्रस होता है, U3 बाइकॉर्पोरियल यूट्रस होता है, U4 हैमी यूट्रस होता है, U5 क्या होता है? ए प्लास्टिक यूट्रस होता है। क्लियर? मेजर लिम्फेटिक ड्रेनेज जो फीमेल जेनिटेलिया मेनली जाती होती है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, पैरायोटिक लिम्फ नोड है, ये मेन अयोटिक लिम्फ नोड्स होते हैं पैरायोटिक। ओके, ओवरी को भी ये ड्रेन करते होते हैं। नेक्स्ट है मसल फॉर्मिंग द मेन बल्क ऑफ लिवेटर एंड आई, तो लिवेटर एंड आई के अंदर भी कौन सा पार्ट होता है? प्यूबोकॉक्सिजियस आ जाता होता है। क्लियर? मेन मसल आपका प्यूबोकॉक्सिजियस है। अब जो पेल्विक डायफ्राम होता है इसमें 2 तरह के मसल होते हैं। क्लियर? कौन कौन से मसल होते हैं? एक होता है लिवेटर नाई और दूसरा मसल आपको देखने को मिलता होता है इस्कियोकॉक्सिजियस होता है। जो लिवेटर नाई होता है इसके अंदर भी मजीद 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाइक आप रट्टा मार सकते हो कि प्यूबोकॉक्सिजियस, इलियोकॉक्सिजियस और स्फिंक्टर वजाइनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? प्यूबोकॉक्सिजियस होता है। क्लियर? इसके बाद है नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ए मेडोरिया है, यूट्रस और वजाइना एब्सेंट है, तो ये मुलेरियन एजेनेसिस या मेयर रॉकेटन्स की कस्टर होस्टर सिंड्रोम होता है। ओवरी मौजूद है, यूट्रस नहीं है, शैलो वजाइना वंस अगेन मुलेरियन एजेनेसिस या मेयर रॉकेटन्स की कस्टर होस्टर सिंड्रोम है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर जो मेसोनेफ्रिक डक्ट का अनफ्यूज यानी जो मेसोनेफ्रिक डक्ट है इसका जो अनफ्यूज कॉर्डल पोर्शन होता है, ओके, अनफ्यूज कॉर्डल पोर्शन, अनफ्यूज अपर पोर्शन होता है, कॉर्डल तो नहीं कह सकते, तो वो फैलोपियन ट्यूब बना देता है। जो फ्यूज पोर्शन होता है वो 3 स्ट्रक्चर बना सकता है, यूट्रस, सर्विक्स और अपर 2/3 ऑफ वजाइना। और वेरियन आर्टरी एब्डोमिनल यूट्रस से निकलती है जस्ट बिलो द रीनल आर्टरी है। मसल फॉर्मिंग द मेन बल्क ऑफ यूट्रस, यूट्रस नहीं लिवेटर नहीं, तो वो प्यूबोकॉक्सिजियस होता है। क्लियर? अगर इम्परफोरेट हाइमन है, ब्लूइश बल्जिंग मेम्ब्रेन है, तो मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन होता है। लेकिन मेयर रॉकेटन्स की कस्टर होस्टर सिंड्रोम में क्या होगा? ब्लाइंड एंडेड वजाइना होगा और कोई यूट्रस आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे जाते होते हैं। ओके, अच्छा, पेल्विक डायफ्राम के बारे में बता दूं। जो पेल्विक डायफ्राम होता है लिवेटर नाई मसल से बनता होता है। ओके, ठीक हो गया। और जो लिवेटर नाई ना 3 जगह से निकलता है, मेमोनिक है, पीपीआई, पीबीएस प्यूबिस से, पैराइटल पेल्विक फेशिया से, उसके अलावा स्किल स्पाइन से। और जो इसकी इंसर्शन होती है पेरिनल रैफे में होती है, एनोकॉक्सिजियस रैफे में होती है, वॉल ऑफ इनल किनाल में होती है। इसका जो मेन बल्क होता है ना वो प्यूबोकॉक्सिजियस मसल होता है। क्लियर? इसके अलावा इलियोकॉक्सिजियस है, ये पोस्टीरियर पार्ट बनाता होता है। क्लियर? ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये पार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, जो प्यूबोकॉक्सिजियस है पेल्विक और एब्डोमिनल विसरा को सपोर्ट करता होता है। ओके, ठीक है, और इसके अलावा और भी चीज़ें करता होता है लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं, डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ओके, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू है। इसमें से एमसीक्यू ज़्यादा और एससीक्यू मेरे ख्याल से एक ही आता है। यहाँ से डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। ओके, तो लेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मुझे नज़र नहीं आ रहा, ब्लर है। मीन एज ऑफ मिनोपॉज 51 से लेकर 52 तक देखने को मिलती होती है। क्लियर? मीन एज ऑफ मिनोपॉज क्या है? 51 से लेकर 52 तक देखने को मिलती होती है। डिफाइन मिनोपॉज, मिनोपॉज होता क्या है? मिनोपॉज क्या होता है कि पहली बात रट्टा मारना, मिनोपॉज क्लिनिकल डायग्नोस होता है। ओके, सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, रिट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं आफ्टर
12 months of amenorrhea, ओके रिट्रोस्पेक्टिवली देखा आफ्टर 12 months of amenorrhea विदाउट एनी पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल काज है। पेरीमेनोपॉज क्या होता है, ओवेरियन डिसफंक्शन से लेकर 1 ईयर आफ्टर द लास्ट एलएमपी, ओके, जबकि पोस्ट मेनोपॉज क्या होता है 1 ईयर आफ्टर द एलएमपी, ओके ठीक हो गया। मेनोपॉज की जो मीडियन एज होती है 51 से लेकर 52 होती है। इसके रिस्क फैक्टर में क्या होता है, आर्ट्रोजेनिक कॉजेस की वजह से हो सकती है, फॉर एग्जांपल बायलैटरल ओवोफ्रैक्टमी इसकी वजह से आ जाएगी, या जीएनआरएच की वजह से सूडो मेनोपॉज आ जाता होता है। इसके अलावा प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर है, प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर का मतलब है 40 साल से पहले मेनोपॉज आ गया है, क्लियर ठीक हो गया। जब मेनोपॉज हो जाएगा तो एस्ट्राडायोल का लेवल कम हो जाएगा और एफएसएच और एलएच का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, क्लियर ठीक हो गया। और इसके क्या काज होते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर के, टर्नर सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, एंजाइम की डेफिशिएंसी लाइक 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की वजह से हो सकता है, कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया जिसको बोलते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म एडिशन की वजह से हो सकता है, सर्जरी लाइक कीमो रेडियो आयोनाइजिंग रेडिएशन दे दी होती है। अब मेनोपॉज के क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, शॉर्ट टर्म यानी इमीडिएट होते हैं या शॉर्ट टर्म होते हैं, वैसे इमीडिएट कहना चाहिए था, ओके, इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। जो आपके शॉर्ट टर्म या इमीडिएट इफेक्ट होते हैं उसका निमोनिक होता है वीपी सैट, ओके, वी से वेजोमोटर सिम्टम है, हॉट फ्लैशेस नाइट स्वेट देखने को मिलते हैं ड्यू टू सेंट्रल डिस्टर्बेंस ऑफ थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है, ओके। पी से हो जाएगा साइकोलॉजिकल चेंजेस है, साइकोलॉजिकल चेंजेस में मूड स्विंग होना शुरू हो जाएगा, इरिटेबिलिटी होती है, डिप्रेस मूड होता है, एंजाइटी होती है, लैक ऑफ एनर्जी आपको देखने को मिलती है, ओके। इसके अलावा एस से स्किन और हेयर चेंजेस है, ए से आर्थराल्जिया और डी से क्या होगा, डिजायर कम हो जाएगी, ओके। इंटरमीडिएट में क्या है, डिस्परोनिया, अर्जेंसी, यूटीआई, यूवी प्रोलैप्स और विजाइनल ड्राइनेस हो जाएगी। लॉन्ग टर्म में ऑस्टियोपोरोसिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज लाइक एमआई, स्ट्रोक हो जाएगा, क्लियर। और क्या हो जाएगा, डिमेंशिया वगैरह आपको देखने को मिलता है। तो ये मेनोपॉज के सारे पॉइंट्स मैंने बता दिया है। अब मेनोपॉज को ठीक करने के लिए कौन सी दवाई देते हैं, एचआरटी देते हैं। एचआरटी दो तरह की होती है, साइक्लिकल और कंटिन्यूस होती है। जो साइक्लिकल होती है 28 डेज का साइकिल चलाती होती है, 16 से लेकर 18 दिन तक ईस्ट्रोजन, बाकी 10 से लेकर 15 दिनों में ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन इस्तेमाल करते हैं। जो ईस्ट्रोजन आप इस्तेमाल करते हैं ना वो एस्ट्राडायोल होता है, एस्ट्रोन या एस्ट्रायोल होता है। जो प्रोजेस्टेरॉन इस्तेमाल करते हैं वो मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन होता है, लीवोनॉर्केस्ट्रिल होता है, नोराथाइस्टेरॉन वगैरह इस्तेमाल करते होते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मोस्ट कॉमन ओरल होता है, जिसमें जो रेशो होती है एस्ट्राडायोल की और एस्ट्रोन की वो 1:2 होती है। ट्रांसडर्मल के अंदर रेशो 2:1 होती है। और क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है एचआरटी की, सेम कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो आपकी सीओसीपी की होती है, ओके क्लियर ठीक हो गया ऑलमोस्ट। वो उसको मैं कॉन्ट्रासेप्टिव वाले में एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर चलते होती है। यंग मेडिकल स्टूडेंट आपके पास आया है, आई है, बल्कि आया तो नहीं होगा, आई है, लेकिन गायनी में एक वाहिद डिजीज है जिसमें आया भी आएगा यानी मेल आएगा, तो वो इनफर्टिलिटी है, क्लियर। अच्छा, ओलिगोमेनोरिया है, यंग एज है, ओलिगोमेनोरिया, हिर्सुटिज्म है, हिर्सुटिज्म दैट मीन्स क्या है, हाइपर एंड्रोजेनिज्म है और वेट गेन है, ओबेसिटी है। अल्ट्रासाउंड पे पता लगा कि बल्कि ओवरीज है और सब कैप्सुलर सिस्ट है। व्हाट इज लाइकली डायग्नोसिस, तो सब कुछ बता दिया है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है, ओवेरियन डिसफंक्शन सिंड्रोम होता है, ओके। ओवरी का आपको डिसफंक्शन देखने को मिलता होता है पीसीओएस के अंदर, क्लियर। तो पीसीओएस क्या है, ओवेरियन डिसफंक्शन होता है। इसके साथ आपको हाइपर एंड्रोजिनिज्म देखने को मिलता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस से एसोसिएटेड होता है, ओके क्लियर। और अगर आप अल्ट्रासाउंड करा लोगे ना तो 25% फीमेल में आपको पीसीओएस आपको देखने को मिलेगा, यानी पॉलीसिस्टिक आपको ओवरीज आपको देखने को मिलती होती है, ओके। अब इसके क्लिनिकल फैक्टर में आपने रट्टा मार लेना। मोस्ट कॉमन जो फीचर होता है एमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया होता है। एमेनोरिया का मतलब है कि फेलियर ऑफ मेंसेस है, एब्सेंस ऑफ मेंसेस है, ओके। ओलिगोमेनोरिया का मतलब है कि जो ओके इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसका जो है ना डेज 35 डेज से ज़्यादा हो गया है, ओके। और एक साल में ना 4 से लेकर 9 साइकिल्स आपको देखने को मिलती है। तो ओलिगोमेनोरिया एमेनोरिया देखने को मिल सकता है। सबफर्टिलिटी आपको देखने को मिलती है। हिर्सुटिज्म 30 to 70% केसेस में देखने को मिलता है। हिर्सुटिज्म एक्ने हो गया। ओबेसिटी आपको देखने को मिलती है और एक्थेंथोसिस नाइग्रिकन भी देखने को मिलता होता है, ओके। इसका जो डायग्नोस्टिक एल्गोरिथम होता है उसको बोलते हैं रोटरडम्स क्राइटेरिया, जिसके अंदर क्या होता है क्लिनिकल या बायोकेमिकल हाइपर एंड्रोजिनिज्म होता है, ओके। क्लिनिकल या बायोकेमिकल क्या होती है, हाइपर एंड्रोजिनिज्म होता है, क्लियर। नंबर 2 एमेनोरिया और ओलिगोमेनोरिया होता है। नंबर 3 अल्ट्रासाउंड के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरीज आती है। अब कैसे रट्टा मारना है, ओके। मोर देन और इक्वल टू 8 सब कैप्सुलर फोलिकुलर सिस्ट होती है, लेस देन और इक्वल टू 10 मिलीमीटर इन डायमीटर है और ओवेरियन स्ट्रोमा बढ़ जाता होता है, क्लियर। ऑलमोस्ट ये पॉइंट हो गया। इसको बोलते हैं रोटरडम्स क्राइटेरिया होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज को ठीक करना लाइक ओलिगोमेनोरिया एमेनोरिया, तो आपने सीओसीपी देने होते हैं और साइक्लिकल ओरल प्रोजेस्टेरॉन देने हैं टू रेगुलेट विड्रॉल ब्लीडिंग है। सब फर्टिलिटी के लिए क्या देते होते हैं, अगर इनफर्टिलिटी है या सब फर्टिलिटी का लेबल करते होते हैं फेलियर टू कंसीव आफ्टर 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स। तो कहने का मतलब है कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें आप क्लोमिफिन सिट्रेट देते हैं, एफएसएच देते हैं। सर्जरी के अंदर क्या करते हैं, लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करते होते हैं, क्लियर। अगर ओबेसिटी है तो क्या करोगे, डाइटरी मॉडिफिकेशन है, एक्सरसाइज है और वेट की रिडक्शन करोगे। अगर हिर्सुटिज्म है, एक्ने के सिम्टम है, तो आपने क्रीम ऑफ वेनिक्वा देना होता है और साथ में आपने क्या देना होता है, लाइक सिप्रोटिडोन एसीटेट आपने देना होता है, क्लियर। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। एंड व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, सीवीएस पे क्या हो जाएगा, ओबेसिटी,
यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गए ड्यू टू ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस और डिसलिपिडीमिया, डायबिटीज, टाइप टू डायबिटीज और जीडीएम आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर। एमिनूरिया होता है, जब एमिनूरिया होगा तो जो ईस्ट्रोजन होगा वो अनअपोज्ड होता है, अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और कैंसर आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, टाइप टू डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और कैंसर आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम चलते होती है, आप 43-year-old लेक्चरर है, आपके पास आई है विद कंप्लेंट्स ऑफ हैवी बट रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है विद फ्लडिंग एंड क्लॉट्स आ रहे हैं। ओके, देयर इज नो एनाटॉमिकल रीजन फॉर हैवी फ्लो है, मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हर मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो इसको क्या हो रही है, एचएमबी हो रहा है। एचएमबी के लिए जो मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी होती है वो है ट्राइनेक्सामिक एसिड। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, एचएमबी के लिए ट्राइनेक्सामिक एसिड हो जाएगा। ओके, अब ना यहाँ पे आपने कुछ टर्मिनोलॉजी वगैरह पढ़नी होती है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ओके, हैवी। ओके, अब कब लेबल करोगे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, जब क्या होगा, जब ब्लड लॉस 80 ml से ज़्यादा का होगा। नॉर्मली क्या होता है, एवरेज ब्लड लॉस इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना होता है, 47 होता है। अगर 80 से ज़्यादा हो गया तो हम एचएमबी लेबल करते हैं। जब भी किसी पेशेंट को एचएमबी है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है या मेनोरेजी है, तो आपने निमोनिक रट्टा मारना है पाम क्वाइन। पी से पॉलिप होता है, ए से एडिनोमायोसिस होता है, एल से आपको क्या देखने को मिलेगा, लियोमायोमा आ जाएगा। ओके, एन से मलिग्नेंसी आती है, फॉर एग्जांपल एंडोमेट्रियल कैंसर है, सी से कोआगुलेशन डिजीज है, ओ से ओव्यूलेटरी डिजीज है, ई से एंडोमेट्रियल डिजीज है लाइक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, आई से एट्रोजेनिक है लाइक वारफरिन है, और एन से क्या होगा, नॉन क्लासिफाइड लाइक थायराइड डिजीज वगैरह आ जाएगा। ओके, तो ये टर्मिनोलॉजी अपने रट्टा मार लेनी है। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या होती है, ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स होती है, ये आपको पोलिप्स में देखने को मिलती है। ओलिगोमेनोरिया का क्या मतलब होता है, साइकिल का ड्यूरेशन 35 डेज से ज़्यादा का हो गया। पोलियोमेनोरिया का क्या मतलब होता है, साइकिल का डेज 21 डेज से कम हो गया। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो 21 से लेकर 35 डेज तक आपको रट्टा मार लेना। ठीक है, पोस्ट क्वार्टर ब्लीडिंग इंटरकोर्स की बात होती है, किस केस में देखने को मिलती होती है, सर्वाइकल कैंसर में या सर्विक्स के डिजीज के अंदर। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कब होती है, मेनोपॉज के 1 साल के बाद। ओके, मोर देन 1 ईयर आफ्टर द मेनोपॉज। और पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन बिनाइन कॉज क्या है, एट्रोफिक वेजिनाइटिस या फिर एचआरटी आपने इस्तेमाल किया है, और इसका जो मैलिग्नेंट कॉजेज के अंदर एंडोमेट्रियल कैंसर आपने रट्टा मार लेना। और लास्ट में ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ऑरिजिन, जिसको हम बोलते हैं डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, ये क्या होता है, डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्रीन आपने रट्टा मार लेना। क्लियर, सही हो गया। ऑलमोस्ट ये पॉइंट आपको बता दिया हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के। अब हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में आपने क्या इन्वेस्टिगेशन करानी होती है, सबसे पहले आपने क्या कराना है, सीबीसी कराना है, ये चेक करने के लिए कितना ब्लड लॉस हो चुका है। इसके अलावा आपने थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना होता है, क्यों, क्योंकि हाइपोथायरॉइडिज्म की वजह से भी एचएमबी होती है। कोआगुलेशन प्रोफाइल आपने करानी होती है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एपीटीटी टाइम आपने कराना होता है। क्लियर, इसके अलावा आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया एंडोमेट्रियम थिकनेस देखने के लिए। और एक पास्ट में भी एमसीक्यू आ चुका है, एससीक्यू आ चुका है कि व्हाट इज इंडिकेशन ऑफ एंडोमेट्रियल बायोप्सी, बायोप्सी कब करते हैं अगर किसी पेशेंट को एचएमबी है, तो बायोप्सी कब करोगे, अगर आपने टीवीएस किया था उसमें आपको एंडोमेट्रियल थिकनेस 4 मिलीमीटर से ज्यादा किया है। नंबर 2 पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है। नंबर 3 इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। नंबर 4 एज 45 से ऊपर है। नंबर 5 ट्रीटमेंट फेल हो चुका है। नंबर 6 एब्लेशन करने से पहले करते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। ऑलमोस्ट ये आपने रट्टा मार लेना है। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी दवाइयां देते होते हैं, नंबर 1 ट्राइनेक्सामिक एसिड है, एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट होती है, और रट्टा मार लेना। सबसे ज़्यादा जो ब्लड फ्लो को कम कर देती है वो 95% तक कम कर देती है, वो है LNG-IUS। ठीक हो गया, LNG-IUS 95% तक कम कर देती होती है। दूसरे नंबर पर जो 50% तक कम कर देती है वो एंटी फिब्रिनोलिटिक है, ट्राइनेक्सामिक एसिड है, और जो 30% तक कर देती है वो NSAID होती है। ओके, 95% तक कौन से कम करेगी, LNG-IUS। ओके, 30% तक कितनी ब्लीडिंग को कम कर देगी, वो NSAID आती है, मैफिनामिक एसिड है, और ट्राइनेक्सामिक एसिड 50% तक कम कर देती होती है। क्लियर, ठीक हो गया। ऑलमोस्ट आपने रट्टा मार लेना। इसके अलावा सर्जरी वगैरह भी कर सकते हैं। सर्जरी में क्या क्या कर सकते हैं, एंडोमेट्रियल अब्लेशन करेंगे। अब्लेशन कब करेंगे, अगर यूट्रस का साइज 10 वीक से कम का है और फाइब्रॉइड का साइज 3 सेंटीमीटर से कम का है, तो इस केस में क्या करोगे, एंडोमेट्रियल अब्लेशन करोगे उस फीमेल के अंदर जिसमें आपने फर्टिलिटी को स्पेयर करना होता है। या फिर अगर फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, मल्टीपल फाइब्रॉइड है, रिकरेंट ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने हिस्टेक्टमी करनी है, टोटल हिस्टेक्टमी या सब टोटल हिस्टेक्टमी। और जो हिस्टेक्टमी होता है एब्डोमिनल रूट से कर सकते हैं, वजाइनल हिस्टेक्टमी कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी कर सकते हैं। इसी तरह फाइब्रॉइड में और क्या कर सकते हैं, फाइब्रॉइड में आप यूट्रानाइट्री एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं, ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन ऑफ फाइब्रॉइड कर सकते हैं, या मायोमेक्टमी वगैरह कर सकते हैं। और अगर किसी को एक्यूट सीवियर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, उसकी क्या मैनेजमेंट होती है, अगर एक्यूट सीवियर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, एडमिट करना है, हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करना होता है, पेल्विक एग्जामिनेशन करना है, बेस लाइन्स करानी है लाइक सीबीसी, कोआगुलेशन प्रोफाइल, बायोकेमिस्ट्री करानी होती है, आईवी लाइन लगाई, आईवी फ्लूइड्स या ब्लड के ट्रांसफ्यूजन दिया, ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपने ट्राइनेक्सामिक एसिड सबसे पहले देखना होता है, टीवीएस करा लोगे, हाई डोज प्रोजेस्टेरोन दे दोगे लाइक LNG-IUS है। जैसे ही पेशेंट स्टेबलाइज हो जाएगा तो आपने इसको घर भेज देना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। अच्छा, बाकी ऑप्शन को देखें, ट्राइनेक्सामिक एसिड तो करते हैं, माइसोप्रोस्टोल कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, माइसोप्रोस्टोल तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं लाइक
अबॉर्शन वाले में या मिस कैरेज वाले में। एर्गोमेट्रिन या गायनी में किसी जगह पे इस्तेमाल नहीं होता। डीएनसी की बहुत सारी इंडिकेशंस होती है, ओके। और डिपोर्ट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, वैसे ये भी हैवी मेंस्ट्रुअल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 28 ईयर ओल्ड फीमेल है, 14 वीक साइज है और इरेगुलर यूट्रस है। 14 वीक का साइज है, इरेगुलर यूट्रस है, 28 ईयर्स है। तो पहला पॉसिबल डायग्नोस आता है फिर एग्जाम में फाइब्रॉइड आता होता है। क्लियर। शी डज नॉट कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन और मीनोरेजिया, ओके, लेकिन एब्डोमिनल पेन और मीनोरेजिया वगैरह नहीं है, देखें, ओके। वैसे मीनोरेजिया आपको फाइब्रॉइड पे देखने को मिलता है लेकिन ज़्यादातर फाइब्रॉइड एसिम्प्टोमेटिक होती है, पैप्स में नॉर्मल है, सर्विस का डिजीज वगैरह नहीं है। तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करा लोगे आप, पाल्विक अल्ट्रासाउंड वगैरह करा लोगे, ओके। अब फाइब्रॉइड को देखने के लिए नॉर्मली जो फाइब्रॉइड होते हैं ना, मेजोरिटी ऑफ द फाइब्रॉइड होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ओके। यानी अगर आपको एचएमबी नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि फाइब्रॉइड नहीं हो सकता, फाइब्रॉइड हो सकता होता है, ओके। क्लिनिकल एग्जामिनेशन वगैरह पे आपने पता लगाना होता है। जो फाइब्रॉइड होते हैं 40% फीमेल में आपको देखने को मिलते हैं, ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होते हैं, नलिपैरिटी, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री में कॉमन होते हैं, इंट्राम्यूरल, सबम्यूकोजल, सबसिरोजल होता है। जो मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड होता है वो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड होता है, लेकिन वो सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड होते हैं। ये क्या करवाते हैं, ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग करवाते हैं, सब फर्टिलिटी करवाते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी लॉस करवा देते हैं। जो सबसिरोजल फाइब्रॉइड है ये प्रेशर सेप्टम करवाते हैं। प्रेशर सेप्टम के अंदर क्या होता है, लाइक ब्लैडर को कंप्रेस करेंगे, कॉन्स्टिपेशन करवा देंगे, रेक्टम को कंप्रेस करेंगे, क्लियर। प्रेशर सेप्टम वगैरह करा देते होते हैं, क्लियर। तो ये आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगी। एग्जामिनेशन करोगे फाइब्रॉइड वाले पेशेंट में सबसे पहले जीपी करते हैं, एनीमिया आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा पैल्विक एग्जामिनेशन करोगे, पैल्विक एग्जामिनेशन पे क्या मिलेगा, यूट्रस एसिमेट्रिकली इनलार्ज होती है, फर्म होती है, नॉन टेंडर आपको देखने को मिलती है। टेंडरनेस कब होगी, जब फाइब्रॉइड में डीजनरेशन होती है। 3 तरह की डीजनरेशन होती है, रेड, हाइलीन और सिस्टिक वाली। रेड वाली डीजनरेशन क्या होती है, ओके, ये आपको प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है, जब फाइब्रॉइड अपने ब्लड सप्लाई को एक्यूटली आउटग्रो कर देता है, यानी फाइब्रॉइड की ब्लड सप्लाई बहुत जल्दी कम हो जाती है, हेमरेजिक नेक्रोसिस होगा, प्रेगनेंसी में देखने को मिलता होता है। तो उसमें आपने रेस्ट और एनाल्जेसिया करना होता है। जो हाईली डीजनरेशन होती है ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है, इसमें ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस और सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है। सिस्टिक डीजनरेशन कब होगी, जब फाइब्रॉइड में मैलिग्नेंसी या सार्कोमोटॉइड ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। ये कब होती है, जब सेंटर ऑफ फाइब्रॉइड में नेक्रोसिस हो गया है और सेंट्रल सिस्टिक चेंजेस आपको देखने को मिल गया है, क्लियर। फाइब्रॉइड के लिए जो इन्वेस्टिगेशन चॉइस होती है अल्ट्रासाउंड होती है। जो टीवीएस होता है ये सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड को देखने के लिए और स्मॉल इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड को देखने के लिए। जो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है सबसिरोजल फाइब्रॉइड के लिए और लार्ज इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड के लिए। सलाइन इंजेक्शन सोनोग्राफी सबम्यूकोजल के लिए और एंडोमेट्रियल पॉलिप के लिए। जो हिस्टेरोस्कोपी होती है और एमआरआई होती है, ये डायग्नोस्टिक भी होती है, थेरापेटिक भी होती है, लाइक सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड को देखने के लिए, एंडोमेट्रियल पॉलिप के लिए। और जो हिस्टेरोस्कोपी है अब इसे मायोमेक्टमी भी कर सकते हैं, और जो एमआरआई है इससे आप क्या कर सकते हो, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द फाइब्रॉइड एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन आपने 2 तरह की ट्रीटमेंट करनी है, मेडिकल एंड सर्जिकल। मेडिकल में आपने जीएनआरएच एनालॉग्स देने होते हैं, ट्राइनेक्सामिक एसिड देना होता है, सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर देना होता है। तो जीएनआरएच एनालॉग्स होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। ये क्या करते हैं, ये ना सूडो मेनोपॉजल स्टेट क्रिएट कर देते होते हैं, क्लियर। लाइक ये प्री सर्जिकल श्रिंकेज ऑफ फाइब्रॉइड की श्रिंकेज करा देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है, ये मेनोपॉजल सिम्पटम कराना शुरू कर देते हैं, लाइक वेजोमोटर सिम्पटम है, ऑस्टियोपोरोसिस है, डिप्रेशन वगैरह कराना शुरू कर देते हैं। इसके मुकाबले में जो सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है उसमें आता है ओलिप्रिस्टल एसीटेट। ओलिप्रिस्टल एसीटेट ये भी फाइब्रॉइड की श्रिंकिंग कराता है, लेकिन ये मेनोपॉजल सिम्पटम नहीं कराता होता। दैट इज वाई काफ़ी अच्छा है। ओलिप्रिस्टल एसीटेट एक और जगह पे भी आएगा, ये आपने मुझे बताना है एक और जगह पे गायनी में आता होता है। चलो मैं बता देता हूँ, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है ओलिप्रिस्टल एसीटेट, ठीक हो गया, ओके। तकरीबन 5 दिन तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह किया हुआ है, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके अलावा सर्जरी के अंदर क्या करते हैं, फाइब्रॉइड की मायोमेक्टमी करते हैं, हिस्टेरेक्टमी करते हैं और यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन वगैरह करते होते हैं, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते होते हैं। मिनार्की अकर्स एट द एज ऑफ, मिनार्की होती है 11 to 13 ईयर्स में होती है। रफली जो मीन एज ऑफ मिनार्की होता है ना वो 12.5 तक होता है, आई थिंक 12.5 या 12.8 तक होता है, ओके। अब जो फीमेल में ना कैसे डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, फीमेल में रट्टा माले ना सबसे पहले क्या होता है, जीएनआरएच प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस से, पल्सेटाइल फॉर्म में होता है, फिर वो एफएसएच एलएच की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, एफएसएच एलएच आगे स्टार्ट कर देंगे प्यूबर्टी के प्रोसेस को। सबसे पहले थिलार्की होता है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट है, फिर एड्रीनार्की होता है, प्यूबिक एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ होती है, फिर मिनार्की देखने को मिलता है जिसमें मेंसेस स्टार्ट हो जाती है, ओके। जो मिनार्की होता है ना वो थिलार्की के 2 से लेकर 3 साल के बाद देखने को मिलता है। एवरेज एज ऑफ मिनार्की इज 12.8 ईयर्स होती है। इनिशियली जो शुरू वाले साइकिल्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं और अनओव्यूलेटरी साइकिल होते हैं ड्यू टू इमेच्योरिटी ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस होता है। अब अपने प्यूबर्टी को देखने के लिए एक स्टेजिंग आपने करनी होती है, दिस इज कॉल्ड टैनर स्टेजिंग। टैनर स्टेजिंग में क्या होता है, स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 1 में कोई ब्रेस्ट की कोई प्यूबिक हेयर की डेवलपमेंट नहीं होती। स्टेज 2 में क्या होता है, ब्रेस्ट की बडिंग होती है और प्यूबिक हेयर स्ट्रेट होते हैं, स्पार्स स्ट्रेट प्यूबिक हेयर होते हैं। 3 के अंदर क्या होता है, ओके। 3 के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, एलिवेशन ऑफ ब्रेस्ट कॉन्ट्यूर,
यानी जो ब्रेस्ट कॉन्टूर है वो एलिवेट होना शुरू हो जाता है, ओके, और ब्रेस्ट और एरियोला सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, जबकि प्यूबिक हेयर कोर्स होना शुरू हो जाते हैं। फोर्थ में आपको एरियोला की फॉर्मेशन होती है और प्यूबिक हेयर पूरी मून्स प्यूबिस पे होते हैं, लेकिन इनर थाई पे नहीं होते। ग्रेड 5 के अंदर क्या होता है, अडल्ट ब्रेस्ट बन जाता है और जो प्यूबिक हेयर होते हैं वो इनर थाई को कवर करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह प्यूबर्टी से रिलेटेड 2 एमसीक्यू बता देता हूँ। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी कब लेबर करते हैं और डिलेड प्यूबर्टी कब लेबर करते हैं। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी जब लेबर करते होते हैं जब प्यूबर्टी फीमेल में 8 साल से पहले और मेल्स में 9 साल से पहले, ओके। और डिलेड प्यूबर्टी कब लेबर करते हैं, फीमेल में 14 और मेल्स में 16 वाला आपने रट्टा मार लेना होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद है नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, अच्छा मैं अगर कितना ज़्यादा अजीब सवाल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, साइकिल का तो जो टोटल ड्यूरेशन होता है वो तो 21 से लेकर 35 डेज तक होता है। अगर ऐसा ऑप्शन होता है मैं तो वही लगा के आ जाता, ओके। लेकिन यहाँ पे इसने बेस्ट ये स्टेटमेंट क्या होगी, मेंस्ट्रुअल फेज का ड्यूरेशन वगैरह पूछा हुआ है, मेंस्ट्रुअल फेज का ड्यूरेशन वगैरह पूछा हुआ है, ओके। तो वो बेस्ट आंसर क्या होगा, 2 to 7 डेज होता है। वैसे बुक में लिखा है कि डे 1 पे स्टार्ट हो जाती है, 5 से लेकर 6 दिन तक रहती होती है। क्लियर, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन वैसे 2 to 7 डेज ही बेस्ट हो सकता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। अब ये क्या होता है, ये एंडोमेट्रियल साइकिल होती है। जब ये एंडोमेट्रियल साइकिल होती है ना, आपने इसको 3 फेज में डिवाइड करना होता है, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव या फोलिकुलर फेज और सेक्रेटरी फेज होता है, ओके। क्लियर, वैसे फोलिकुलर फेज तो उसमें भी होता है, ठीक है। यानी एंडोमेट्रियम में पहले प्रोलिफरेटिव फेज होता है। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होती है, डेड एंडोमेट्रियम है उसकी आपको शेडिंग देखने को मिलती है। डे 1 से स्टार्ट होती है, 5 से लेकर 6 दिन तक रहती होती है, ओके, ठीक हो गया। अब मेंस्ट्रुएशन कैसे होती है, जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा तो उसकी वजह से जो फंक्शनल लेयर है उसकी आपको शेडिंग देखने को मिलती होती है। क्लियर, ठीक हो गया। अब ऐसा होता क्यों है कि कैसे शेडिंग होगी, मेन क्या चीज़ है, जो प्रोजेस्टेरोन है ना उसकी विथड्रॉल होती है। अब प्रोजेस्टेरोन की विथड्रॉल होती है तो उसकी वजह से शेडिंग हो जाती है। कैसे, जब प्रोजेस्टेरोन की विथड्रॉल होगी तो क्या होगा, ओके, वेजो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पाइरल आर्टरीज होगी, स्पाइरल आर्टरी की वेजो कंस्ट्रक्शन होगी जिसकी वजह से स्कीमिया और टिश्यू का ब्रेक डाउन होगा, शेडिंग हो जाएगी। नंबर 2, जो वेजो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन, F2 अल्फा, एंडोथेलिन और प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये भी ब्लीडिंग और हीमोस्टेसिस को मेंटेन करते होते हैं। लास्ट है इनहांस फिब्रिनोलाइसिस विद रिजल्टेंट रिड्यूस क्लॉटिंग है। क्लियर, सही हो गया। तो ब्लीडिंग क्यों हो रही है, नंबर 1 वेजो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पाइरल आर्टरीज की वजह से, नंबर 2 प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा या एंडोथेलिन 1 या प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर की वजह से या इनहांस फिब्रिनोलाइसिस की वजह से। क्लियर, ऑलमोस्ट ये होती है, ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होता है, प्रोलिफरेटिव फेस होता है, ईस्ट्रोजन पे डिपेंडेंट होता है, ओके। इसमें क्या होता है, जो है ना सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आपको देखने को मिलती होती है, ओके। और जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस होती है वो 3.5 से लेकर 5 मिलीमीटर तक चली जाती है, एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेस होती है। फिर इसके बाद सेक्रेटरी फेस होता है, सेक्रेटरी फेस प्रोजेस्टेरोन वगैरह की वजह से होता है। एंडोमेट्रियल टिश्यू एडिमाटस होता है, स्पाइरल आर्टरी कन्वोल्यूटेड हो जाती है, डेसिडुअलाइजेशन आपको देखने को मिलती है। डेसिडुअलाइजेशन आपको लेट सेक्रेटरी फेस में देखने को मिलती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की एपोप्टोसिस हो जाती है और फिर इसके बाद मेंस्ट्रुएशन आ जाएगी, अनलेस एंड अनटिल प्रेगनेंसी ना हो जाए। क्लियर, ऑलमोस्ट ये पॉइंट हो जाती है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, ओके। अब इमीडिएटली प्रायर टू द मेंस्ट्रुएशन से पहले जो एंडोमेट्रियम की 3 लेयर्स होती है, स्ट्रेटम बेसिल, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम होता है। स्ट्रेटम बेसिल क्या होती है, ओके, 25% ऑफ द एंडोमेट्रियम होती है, बेसल लेयर होती है और ये मेंस्ट्रुएशन में रिटेन्ड होती है। स्ट्रेटम स्पाइनोसम मिड पोर्शन होता है, इसमें एडिमाटा स्ट्रोमा होता है और एग्जॉस्टिक ग्लैंड होती है। स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम होता है, ओके, इसमें 25% तक एंडोमेट्रियम होता है ऊपर वाला, उसमें डेसिडुलाइज्ड स्ट्रोमल सेल्स आपको देखने को मिलती है। क्लियर, ऑलमोस्ट हम आगे चलते होती है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर चलते हैं। 20 ईयर ओल्ड मेडिकल स्टूडेंट है, 5 ईयर हिस्ट्री ऑफ वेट गेन, इरेगुलर पीरियड है, वर्सनिंग फेशियल हेयर है, तो ये डायग्नोस क्या होगा, PCOS होगा। और जिसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हम इसको स्किप कर देंगे, ओके। GnRH स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ, ओके, GnRH है, GnRH FSH LH की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है फ्रॉम द गोनाडोट्रॉफ्स, ओके। इसके बाद है सीरम प्रोलैक्टिन लेवल आर हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ओके। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया पूछ रहे हैं। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के कुछ फिजियोलॉजिकल काज, कुछ पैथोलॉजिकल काज होते हैं। पैथोलॉजिकल काज में हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया लाइक प्रोलैक्टिनोमा वगैरह आ जाएगा। कुछ ड्रग्स होती है जो कि प्रोलैक्टिन के लेवल को बढ़ा देती है, फॉर एग्जाम्पल डोपामिन ब्लॉकर है, फिनोथायाजीन है, मेटाक्लोप्रामाइड है। और फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर क्या होता है, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, इनकी वजह से आपको देखने को मिलता होता है, ओके। या स्ट्रेस की वजह से भी आपको देखने को मिलता है प्रोलैक्टिन के लेवल, ओके। इसके बाद मोस्ट लाइकली काज ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इन 13 इयर्स ओल्ड गर्ल है, 13 ईयर ओल्ड है, दैट मीन्स अभी इसकी क्या हुई है, ताज़ा मिनारकी स्टार्ट हुई है। और इनिशियली जो मिनारकी होती है ना उसमें जो साइकिल्स होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, एंड ओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं ड्यू टू इमेच्योरिटी ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है। तो बेस्ट आंसर क्या होगा, एंड ओव्यूलेशन है, ओके। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्यूबर्टल इवेंट विल अकर इवन इन द एब्सेंस ऑफ ओवेरियन ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन होता है। तो जो प्यूबार्की होती है, ओके, ये इस पर डिपेंड नहीं करती ईस्ट्रोजन के ऊपर। जो प्यूबार्की होती है
वो एंड्रोजन्स पे डिपेंड करती है। अब जो ईस्ट्रोजन है ना, ये थिलार्की करवाता है और इसके अलावा मिनार्की करवाता होता है, लेकिन जो प्यूबार्की है या एड्रीनार्की होती है ये उस पर डिपेंड करती होती है, एंड्रोजन्स पे डिपेंड करती होती है। नेक्स्ट है 56 ईयर ओल्ड फीमेल आपके पास आई है विद कंप्लेन ऑफ हॉट फ्लैशेस। नंबर 1 एज देखो 56 है, मीन एज ऑफ मीनोपॉज 51 to 52 होती है। हॉट फ्लैशेस है, इरिटेबिलिटी, हॉट फ्लैशेस वेजोमोटर सिम्टम है, इरिटेबिलिटी है, जॉइंट का पेन है और लैक ऑफ स्लीप है। ये सारे आपको सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, साइकोलॉजिकल और वेजोमोटर सिम्टम है, जो कि आपको किस में देखने को मिलते होते हैं, लाइक हम कह सकते हैं कि मीनोपॉज में देखने को मिलती है। ठीक हो गया। ओके, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम, रिकमेंडेड क्या होगी, HRT दे देंगे, कंबाइंड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन प्रिपरेशन वगैरह दे देंगे। तो HRT की क्या इंडिकेशन होती है, नंबर 1 वेजोमोटर सिम्टम है, नंबर 2 ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, ओके, लाइक प्री मेच्योर ओवेरियन फेल्योर में दे दोगे। इसके अलावा अगर वजाना की ड्राइनेस है, इरिटेशन है, डिस्परोनिया है, इसको ठीक करने के लिए, या सिस्टाइटिस और डिस्यूरिया को इंप्रूव करने के लिए, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी ये प्रोटेक्टिव होती है। ओके, अगर हम इसको मेनोपॉज में जल्दी स्टार्ट कर देते होते हैं, लेकिन सीवीएस में कोई एडवर्स इफेक्ट भी हो जाएगा। अगर आप अर्ली स्टार्ट कर दोगे तो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, अगर ओल्डर फीमेल में स्टार्ट करोगे तो उसका आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती होती है। ओके, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है HRT की, ओके, ईस्ट्रोजन रिलेटेड होती है। अब एक बात रट्टा मान लेना, जो आपका सीओसीपीज होता है ना, सीओसीपीज ना आपके 3 कैंसर को कम कर देता है और 3 कैंसर को बढ़ा देता है। 3 कैंसर कौन से कम कर देता है, एंडोमेट्रियल, कोलोरेक्टल कैंसर और ओवेरियन कैंसर, और 3 कैंसर को बढ़ा देता है ब्रेस्ट, सर्विक्स और आपका आ जाएगा लीवर का ट्यूमर। तो HRT की कॉन्ट्राइंडिकेशन तो ये होगी, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्विक कैंसर है, इसके अलावा और क्या हो जाएगा, लीवर का ट्यूमर है, ओके, या क्रॉनिक लीवर डिजीज है, आपने रट्टा मार लेना। इसके अलावा कुछ सीवीएस के डिजीज होते हैं जिसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल सीवीएस में हाइपरटेंशन आ जाएगा, स्ट्रोक, MI वगैरह आ जाएगा, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस और वीनस थ्रोम्बोसिस।